आज की वीडियो खास है और दिलचस्प है क्योंकि आज के वीडियो में हम जानेंगे कि किसी की भी मन की बात को हम कैसे दे सकते हैं। उसके मन में क्या चल रहा है, वो क्या सोच रहे हैं, आपके प्रति उसके अंदर कौन सी भावनाएं हैं, ये सब आप जान सकते हो। ये हकीकत है। गौतम बुद्ध कहते हैं, दोस्तों, किसी के भी मन की बातें जानने के लिए 3 तरीके होते हैं, लेकिन इन 3 तरीकों को समझना बहुत जरूरी है। अगर आप इन 3 तरीकों को समझ लेते हैं तो आप किसी के भी मन की बातें बड़ी आसानी से जान सकते हैं, समझ सकते हैं। तो चलिए इसे एक कहानी के जरिए समझते हैं कि आप दूसरों के मन की बातें कैसे जान सकते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले हमारा आपसे अनुरोध है कि अगर आपको इस तरह की कहानियां देखना पसंद है तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, और ताकि हमारे अगले वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए इसे एक कहानी के जरिए समझते हैं कि आप दूसरों के मन को कैसे पढ़ सकते हैं। कई साल पहले की बात है। हिमालय की हरी भरी वादियों में एक छोटा सा कस्बा बसा था जिसका नाम था सुरम्यनगर। यह कस्बा चारों ओर से ऊंचे ऊंचे पहाड़ों और घने जंगलों से घिरा हुआ था। यहाँ के लोग खेती करते थे, बागवानी करते थे और अपनी सादगी से जीवन जीते थे। नदियां यहाँ की फसलों को सींचती थीं और हवा में हमेशा फूलों की महक रहती थी। इस कस्बे में 2 दोस्त रहते थे, केशव और मंगला। केशव की आंखों में रोशनी नहीं थी, यानी वह अंधा था। उसकी दुनिया सिर्फ आवाजों और स्पर्श तक सीमित थी, लेकिन उसकी सुनने की शक्ति इतनी तेज थी कि वह दूर से आती हवा की सरसराहट तक को भांप लेता था। मंगल उसका बचपन का दोस्त था। वह मेहनती और हंसमुख था। उसका कद मझोला था, चेहरा गोल और आंखों में एक चमक थी जो उसकी मेहनत को दर्शाती थी। मंगल खेतों में काम करता था और अपनी मेहनत से दोनों का पेट भरता था। केशव और मंगल एक छोटी सी झोपड़ी में रहते थे जो कस्बे के बाहरी छोर पर थी। झोपड़ी के पास एक बरगद का पेड़ था जिसकी छाया में दोनों दोस्त शाम को बैठकर बातें करते थे। लेकिन पिछले कुछ महीनों से मंगल परेशान था। उसके खेतों में जंगली जानवर, खासकर सूअर और हिरन, आते थे और फसलों को बर्बाद कर देते थे। उसने बाड़ लगाई, रात को पहरा दिया, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। हर सुबह वह खेत में जाता और अपनी मेहनत को बर्बाद देखकर लौटता। एक दिन मंगल ने सोचा, ऐसे तो हम भूखे मर जाएंगे, मुझे कोई रास्ता निकालना होगा। उसकी नजर केशव पर पड़ी जो झोपड़ी के बाहर बैठा हवा का आनंद ले रहा था। मंगल के मन में एक तरकीब आई। उसने सोचा, केशव भले ही अंधा है, लेकिन उसकी सुनने की शक्ति मेरे काम आ सकती है। क्यों न उसे खेत में बिठाऊं? यह विचार आते ही वह केशव के पास गया। केशव, मंगल ने कहा, मुझे तेरी मदद चाहिए। केशव ने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या हुआ मंगल, तू आज परेशान क्यों लग रहा है? मंगल ने सारी बात बताई। उसने कहा, खेतों में जानवर आते हैं और फसलें बर्बाद कर देते हैं। मैं चाहता हूं कि तू खेत में बैठे। तेरी सुनने की शक्ति तेज है। अगर तुझे कोई जानवर की आहट सुनाई दे तो जोर जोर से चिल्लाना, इससे जानवर डरकर भाग जाएंगे। केशव पहले तो हंसा। उसने कहा, मंगल, मैं अंधा हूं, खेत में बैठकर क्या करूंगा, लेकिन तेरे लिए मैं कोशिश करूंगा। मंगल खुश हो गया। उसने अगले दिन खेत में एक छोटी सी झोपड़ी बनाई। यह झोपड़ी बांस और पत्तियों से बनी थी और इसके पास एक लकड़ी का तख्त था जिस पर केशव बैठ सकता था। मंगल ने केशव को वहां बिठाया और कहा, अब तू यहां रह, कोई भी आहट सुनाई दे तो बस चिल्ला देना। केशव ने हंसते हुए कहा, ठीक है मंगल, देखते हैं मैं तेरे कितने काम आता हूं। और उस दिन से केशव खेत में रहने लगा। सुबह से शाम तक वह झोपड़ी में बैठता। जैसे ही उसे कोई आहट सुनाई देती
चाहे वह सूअर की खुरचने की आवाज हो या हिरन के पैरों की थपथपाहट, वह जोर जोर से चिल्लाता। उसकी आवाज इतनी तेज थी कि जानवर डर कर भाग जाते। मंगल को अब राहत मिलने लगी, उसकी फसलें बचने लगीं और वह हर शाम केशव को धन्यवाद देता। गौतम बुद्ध कहते हैं, दोस्तों, अब कहानी में एक नया मोड़ आता है। यहां से हम देखते हैं कि मन की बातें समझने की कला कैसे काम करती है। कई दिन ऐसे ही बीत गए। एक दोपहर जब सूरज आसमान में चमक रहा था, खेत में एक हिरनी घुस आई। वह तेजी से भाग रही थी। उसके पैरों की थपथपाहट से धूल उड़ रही थी। उसने खेत की छोटी बाड़ को तोड़ दिया और आगे बढ़ गई। केशव ने उसकी आहट सुनी। उसने जोर से चिल्लाना शुरू किया, भाग भाग। उसकी आवाज गूंज उठी, लेकिन हिरनी पहले ही खेत पार कर चुकी थी। उसी वक्त एक घोड़े की टापों की आवाज आई। एक युवा राजकुमार, जिसका नाम प्रताप सवय था, अपने सफेद घोड़े पर सवार होकर खेत में दाखिल हुआ। प्रताप का चेहरा तेजस्वी था। उसकी आंखों में शिकारी की चमक थी और उसके हाथ में एक धनुष था। वह उस हिरनी का पीछा कर रहा था। उसकी शाही पोशाक हवा में लहरा रही थी और उसके पीछे 2 सैनिक भी थे। प्रताप की नजर केशव पर पड़ी, जो झोपड़ी के पास बैठा था। प्रताप ने घोड़ा रोका और केशव से पूछा, अरे तू कौन है? क्या तूने उस जानवर को देखा जिसका मैं पीछा कर रहा हूं? केशव ने शांत स्वर में जवाब दिया, मैं केशव हूं राजकुमार। मैं अंधा हूं, इसलिए कुछ देख नहीं सकता, लेकिन इतना जरूर बता सकता हूं कि जो जानवर यहां से भागा वह आपके शिकार के लायक नहीं है। आप उसके पीछे अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। प्रताप को यह सुनकर आश्चर्य हुआ। उसने सोचा, यह अंधा है, फिर इसे कैसे पता कि मैं किस जानवर का पीछा कर रहा हूं? और यह कैसे कह सकता है कि वह मेरे लायक नहीं है? उसने उत्सुकता से पूछा, तू यह कैसे कह सकता है? तुझे कैसे पता? केशव ने धीरे से कहा, जिसे आप हिरन समझ रहे हैं वह हिरन नहीं, बल्कि एक हिरनी है और वह गर्भवती है। मैंने सुना है कि सच्चे राजकुमार गर्भवती जानवरों का शिकार नहीं करते, इसलिए मैंने कहा कि वह आपके लायक नहीं है। प्रताप हैरान रह गया। उसकी भौहें सिकुड़ गईं और उसने अपने सैनिक को आदेश दिया, जाओ, उस जानवर को पकड़ो और देखो कि यह सच है या नहीं। सैनिक तेजी से जंगल की ओर बढ़ा। कुछ देर बाद वह लौटा और बोला, हां राजकुमार, वह एक हिरनी है और गर्भवती भी है। प्रताप के चेहरे पर आश्चर्य और सम्मान का भाव आ गया। उसने सोचा, यह अंधा इतना सटीक कैसे बता सकता है? इसके पास कोई खास ज्ञान है। उसने केशव से पूछा, तुझे यह सब कैसे पता चला? तू अंधा है, फिर भी इतना समझदार कैसे है? केशव ने मुस्कुराते हुए समझाया, राजकुमार, मैं देख नहीं सकता, लेकिन सुन सकता हूं। जब वह हिरनी खेत में आई तो उसकी चलने की आवाज हल्की और सावधान थी। हमारे खेत की बाड़ छोटी है। अगर यह हिरन होता तो वह आसानी से कूदकर पार कर जाता, लेकिन उसने बाड़ को तोड़ दिया। इसका मतलब था कि वह कूद नहीं सकती थी, क्योंकि वह गर्भवती थी। उसकी सांसें भी तेज थीं, जो उसके हाल को बता रही थीं। प्रताप बहुत प्रभावित हुआ। उसने सोचा, यह अंधा जरूर है, लेकिन इसकी बुद्धि गजब की है। इसे मेरे साथ चलना चाहिए। उसने केशव से कहा, केशव, तू मेरे साथ महल चल, मैं तेरी बुद्धि को और परखना चाहता हूं। केशव ने कहा, राजकुमार, मैं अपने दोस्त मंगल के बिना कहीं नहीं जाऊंगा। वह मेरा सहारा है। प्रताप ने मंगल को बुलवाया। मंगल खेत से भागता हुआ आया और सारी बात सुनकर तैयार हो गया। दोनों दोस्त प्रताप के साथ उसके महल की ओर चल पड़े। गौतम बुद्ध कहते हैं, दोस्तों, अब कहानी हमें यह सिखाती है कि लोग अपने व्यवहार से अपने मन की बातें छुपा नहीं सकते। प्रताप का महल एक पहाड़ी पर बना था। यह संगमरमर और लाल पत्थरों से बना था, जिसके चारों ओर फूलों के बगीचे थे। महल के दरवाजे पर सोने की नक्काशी थी
और अंदर विशाल हॉल में रेशमी पर्दे लटक रहे थे। केशव और मंगल को एक कमरे में ठहराया गया। अगले दिन प्रताप ने केशव को बुलाया और कहा, केशव, तू बहुत ज्ञानी है। मैं तुझसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। क्या मेरी पत्नी रानी सुधा मुझसे सचमुच प्यार करती है और पतिव्रता है? केशव ने कहा, यह बहुत निजी सवाल है राजकुमार। क्या आप सचमुच यह जानना चाहते हैं? प्रताप ने सख्त स्वर में कहा, हाँ, मुझे इसका जवाब चाहिए। अगर तू सच नहीं बताएगा तो मैं तुझे सजा दूंगा। केशव ने शांत स्वर में कहा, ठीक है, लेकिन इसके लिए मुझे रानी के साथ कुछ देर अकेले में बात करनी होगी। प्रताप को पहले गुस्सा आया। उसने सोचा, यह अंधा मेरी रानी के साथ अकेले क्या करेगा? लेकिन फिर उसने अपनी जिज्ञासा पर काबू पाया और मान गया। केशव को रानी सुधा के कक्ष में ले जाया गया। सुधा एक सुंदर और शांत स्वभाव की महिला थी। उसके लंबे बाल हवा में लहरा रहे थे और उसकी आंखों में एक गहराई थी। कमरे में फूलों की सजावट थी और एक खिड़की से बाहर का नजारा दिख रहा था। केशव ने कहा, रानी जी, मैं केशव हूं। राजकुमार ने मुझे भेजा है। मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूं। सुधा ने कहा, बोलो, क्या बात है? केशव ने सीधे कहा, मैं आपको चूमना चाहता हूं। यह सुनते ही सुधा का चेहरा लाल हो गया। उसने गुस्से में केशव को थप्पड़ मारा और चिल्लाई, यह क्या बदतमीजी है? निकल जाओ यहां से। केशव दर्द से कराहता हुआ कमरे से बाहर निकला और प्रताप के पास पहुंचा। उसने कहा, राजकुमार, आपकी पत्नी पतिव्रता नहीं है। प्रताप का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने अपनी तलवार निकाली और रानी के कक्ष की ओर बढ़ा। उसने सुधा से सख्ती से पूछा, सुधा, सच बता, क्या तू पतिव्रता है या मुझसे कुछ छुपा रही है? सुधा डर गई। उसने रोते हुए कहा, प्रताप, मुझे माफ कर दो। मैं पतिव्रता नहीं हूं। मेरा दिल किसी और के लिए धड़कता है। प्रताप को यह सुनकर धक्का लगा, लेकिन वह खुश भी हुआ कि केशव ने सच उजागर किया। उसने केशव से पूछा, तुझे कैसे पता चला? केशव ने कहा, जब मैंने कहा कि मैं उसे चूमना चाहता हूं तो उसने मुझे मारा। अगर वह पतिव्रता होती तो वह शांत रहकर मना करती, लेकिन उसका गुस्सा और हिंसा दिखाता है कि उसके मन में कुछ गलत था। वह अपने अपराध को छुपाने के लिए गुस्सा दिखा रही थी। गौतम बुद्ध कहते हैं, दोस्तों, यहां से हम देखते हैं कि मन की बातें छोटी छोटी हरकतों से भी पता चल सकती हैं। प्रताप ने कहा, केशव, तू सचमुच ज्ञानी है। अब एक और सवाल का जवाब दे, क्या मैं अपने पिता का ही बेटा हूं? केशव ने कहा, आप अपने पिता के ही बेटे हैं, लेकिन आप पर एक कंजूस साहूकार की छाया है। यह सुनकर प्रताप गुस्से में अपनी मां महारानी कल्याणी के पास गया। उसने कहा, मां, सच बता, क्या मैं अपने पिता का बेटा हूं? कल्याणी ने शांत स्वर में कहा, हां बेटा, तू अपने पिता का ही बेटा है। लेकिन एक बार जब मैं नदी किनारे नहा रही थी तो मेरे पीछे एक कंजूस साहूकार की परछाई पड़ गई थी। शायद वही छाया तुझ पर दिखती है। प्रताप हैरान होकर केशव के पास लौटा और बोला, यह तुझे कैसे पता? केशव ने हंसते हुए कहा, राजकुमार, आपने मुझे इतने सवाल पूछे लेकिन 1 पैसे का इनाम नहीं दिया। इससे मुझे लगा कि आप में कंजूसी है। प्रताप जोर से हंसा और बोला, तू सही है, मैं तुझे इनाम दूंगा, लेकिन पहले यह बता कि तू लोगों के मन की बातें कैसे जान लेता है। गौतम बुद्ध कहते हैं, दोस्तों, अब हम उस रहस्य को जानते हैं जिससे मन की बातें समझी जा सकती हैं। केशव ने कहा, मैं अंधा हूं, इसलिए मेरी आंखें नहीं हैं, लेकिन मैंने अपने सुनने और समझने की शक्ति से सीखा है कि लोगों के मन की बातें उनके व्यवहार में छुपी होती हैं। इसके लिए 3 तरीके हैं, लेकिन इनसे पहले अपने मन को शांत करना जरूरी है। अगर हमारा मन अशांत है तो हम दूसरों को नहीं समझ सकते। पहला तरीका, आंखों पर ध्यान देना। केशव ने कहा, पहला तरीका है आंखों को देखना। आंखें मन का दरवाजा हैं। जब कोई बात करता है तो उसकी आंखें क्या कह रही हैं,
अगर वह आपसे नजरें मिलाता है तो वह सच बोल रहा है, लेकिन अगर उसकी आंखें इधर उधर घूम रही हैं तो वह कुछ छुपा रहा है। दूसरा तरीका, चेहरे के हाव भाव। केशव ने आगे कहा, दूसरा तरीका है चेहरे को देखना। चेहरा मन की किताब है। कोई खुश है तो उसका चेहरा खिलता है, कोई दुखी है तो उसकी आंखें और होंठ झुक जाते हैं। चेहरे की हर रेखा कुछ न कुछ कहती है। तीसरा तरीका, शरीर की भाषा। केशव ने कहा, तीसरा तरीका है शरीर की हरकतें। लोग बोलते वक्त अपने हाथ हिलाते हैं, पैर हिलाते हैं। अगर कोई घबराया हुआ है तो वह अपने हाथ मलता है या चेहरे को छूता है। शरीर की भाषा मन की सच्चाई बयान करती है। केशव ने कहा, लेकिन इन तरीकों को अपनाने से पहले अपने मन को शांत करो। अगर हमारा मन भटक रहा है तो हम दूसरों पर ध्यान नहीं दे पाएंगे। अपने मन को वर्तमान में लाओ, फिर इन तरीकों से दुनिया को समझो। प्रताप ने कहा, क्या मैं भी ऐसा कर सकता हूं? केशव ने जवाब दिया, हां राजकुमार, बस अपने मन को शांत रखो और इन तीनों पर ध्यान दो। आप भी किसी का मन पढ़ सकते हैं। गौतम बुद्ध कहते हैं, दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि दूसरों के मन को समझने के लिए पहले अपने मन को समझना जरूरी है। अगर हम अपने मन को शांत रखें और आंखों, चेहरे और शरीर की भाषा पर ध्यान दें तो किसी के भी मन की बातें आसानी से जान सकते हैं। प्रताप ने केशव और मंगल को सोने की थैली दी और कहा, तुम दोनों मेरे दोस्त हो, कभी जरूरत पड़े तो मेरे पास आना। केशव और मंगल अपने कस्बे लौट आए। मंगल ने खेतों को और मजबूत किया और केशव उसका साथ देता रहा। दोनों की दोस्ती और गहरी हो गई।